फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। जिसमें 3 टॉपिक्स होंगे। यूक्लिड की परिभाषा यानी यूक्लिड डेफिनेशंस, सेकंड यूक्लिड की अभिग्रहित तथा अवधारणाएं, यूक्लिड्स एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, एंड थर्ड आपका टॉपिक होगा कुछ डेफिनेशंस, कुछ आधारभूत डेफिनेशंस, सम बेसिक डेफिनेशंस। ओके, तो चलो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है यूक्लिड की परिभाषाएं। यूक्लिड ने अपनी खुद की कुछ परिभाषाएं दी थी और ये 6 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं, आप एक बार स्क्रीन पॉज करके पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो उसके बाद मैं समझा देता हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि एक बिंदु, एक पॉइंट जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसका कोई पार्ट नहीं है। इस पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं है। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। कहने का मतलब, जब भी आप एक रेखा बनाते हैं, आपने एक रेखा बना ली, ठीक है, तो इसकी कोई भी चौड़ाई या मोटाई नहीं होगी। लंबाई हो सकती है, ठीक है, लंबाई तो आपकी हो सकती है, लेकिन कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं होगी, ये उन्होंने बोला था। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आपका है वो है सरल रेखा स्वयं पर बिंदुओं के बराबर रूप में स्थित होती है। अगर एक कोई सरल रेखा है तो जो स्वयं के बिंदु है, स्वयं पर जो बिंदु है उनके बराबर रूप में स्थित होगी। पृष्ठ क्या है? जब हम पृष्ठ बोलते हैं, पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, इसमें ऊंचाई और इसमें आयतन का कोई महत्व नहीं है। पृष्ठ वही है जिसकी केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो, तो हम इसको पृष्ठ बोल देते हैं। ठीक है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, तो ये पृष्ठ का किनारा है। ठीक है, ये पृष्ठ का किनारा है। पृष्ठ का किनारा है तो ये हम बोल देंगे, इसको बोलेंगे हम रेखाएं। 6 आपका जो पॉइंट है कि वह पृष्ठ जो स्वयं पर सरल रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित हो। सपाट हो, कैसा हो? सपाट हो, तो उसे हम समतल पृष्ठ कहते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स यूक्लिड ने दिए थे, जो सारी परिभाषाओं के रूप में मैंने आपको सारे पॉइंट्स दे दिए हैं। बाकी आगे चलो। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो यूक्लिड की परिभाषाएं होंगी, और अब हम बताएंगे यूक्लिड ने जो अभिधारणा और अभिगृति के बारे में बताया था, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो अभिधारणा क्या होती है? अभिधारणा वह क्रिया है, वह काम, ऐसे समझ लो कि अगर मान के चलो हमारे ब्रह्मांड में अगर कोई तथ्य है और उसकी हमें जानकारी पता करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस तथ्य के बारे में विचार विमर्श करते हैं, उस तथ्य के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, और अगर वो तथ्य सही निकल आता है, ठीक है, और जब उस तथ्य की जांच होती है, उस तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अगर वो तथ्य सही निकलता है, अगर वो तथ्य सत्य निकलता है, तो अभिधारणा है। अगर वो तथ्य सत्य नहीं निकलता है तो वो अभिधारणा नहीं है। अभिग्रहित के बारे में बोला गया है कि ऐसा तथ्य, ठीक है, ऐसा तथ्य जो बिना किसी प्रमाण के सत्य मान लिया जाए। ऐसा तथ्य जो बिना किसी कोई प्रमाण नहीं निकाला, हमने कोई वैल्यू नहीं निकाली, फिर भी हम सत्य मान रहे हैं, तो ऐसा तथ्य जो बिना किसी प्रमाण के सत्य मान लिया जाए, उसको आप अभिग्रहित बोलेंगे, एक्सियोम्स बोलेंगे। ठीक है, तो अभिग्रहित कौन कौन से? अभिग्रहित में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इसको दिया गया है अभिग्रहित 1 2 3 4 5 6 करके। तो मैक्सिमम 7 अभिग्रहित है। मैं आपको एक एक करके सारे अभिग्रहित बताता हूँ। ठीक है, तो अभिग्रहित 1 पर फोकस करेंगे सबसे पहले। अभिग्रहित नंबर 1। तो अभिग्रहित यूक्लिड ने अभिग्रहित 1 में एक्सियोम फर्स्ट, ठीक है, तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, इसकी परिभाषाएं कुछ होती हैं।
ठीक है, परिभाषाएं भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उन परिभाषाओं से आपको समझा देता हूँ। तो फर्स्ट अभिग्रहित में उन्होंने बोला कि मान लो एक कोई रेखा है जिसको मैंने ए और बी नाम दिया, ठीक है, और इसको रेखा ही बोलेंगे, ठीक है। एक रेखा है, तो एक रेखा और दूसरी है, एक और रेखा है सी डी, सी और डी, एक रेखा और जिसे हम डी और ई बोल देंगे, डी ए बी सी डी, ई और एफ बोल देते हैं, ठीक है, ई और एफ, तीन रेखाएं हैं। तो फर्स्ट अपग्रहित में यूक्लिड्स ने बोला कि मान लो कि अगर कोई रेखा ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है और सी डी डी ई एफ के बराबर है, सी डी ई एफ के बराबर, मतलब ए बी और सी डी बराबर है और सी डी ई एफ के बराबर है, तो ए बी रेखा भी ई एफ के बराबर होगी। ये उन्होंने पहला अपग्रहित दिया था कि अगर ये रेखा इसके बराबर है, ये रेखा इसके बराबर है, तो ये रेखा भी इसके बराबर होगी। मतलब प्रमाण जाने बना ही हमने सत्य को जान लिया। ऐसे ही अपग्रहित 2 के बारे में उन्होंने बताया है, अपग्रहित 2 के बारे में बताया है, क्या बताया है देखते हैं, ठीक है। अपग्रहित 2 एक्सियोम्स 2, अपग्रहित 2 एक्सियोम्स 2, तो अपग्रहित 2 है, ठीक है। तो अपग्रहित 2 के बारे में उन्होंने बताया कि यदि कोई मान बराबर है, यदि कोई मान बराबर है और उनको बराबर वैल्यू से ही जोड़ा जाए तो उनके कोण भी बराबर होंगे। कहने का मतलब मैं बता देता हूं, जैसे मान लो कोई संख्या है, ठीक है, मान लो कोई संख्या है m, त्रिभुज ABC जो बराबर है m त्रिभुज DEF के, DEF के दो त्रिभुज दिए हमें, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा DEF है, ठीक है। तो अगर इनकी वैल्यू बराबर है, इनकी वैल्यू बराबर है और इन वैल्यूज को अगर किसी बराबर वैल्यू से जोड़ दिया जाए तो उन दोनों की जब हम वैल्यू निकालेंगे, जो मान निकालेंगे वो भी बराबर होगा। अब ये तो बराबर है, अब इसमें मैं जोड़ देता हूं, ठीक है, मैं मान लो जोड़ देता हूं एक और, इसको मैं बोलता हूं XYZ त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज नहीं कोण है ये, सॉरी कोण है, ठीक है। कोण ABC और कोण DEF की जो वैल्यू है ये दोनों बराबर हैं। अब मैं एक वैल्यू ले लेता हूं, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ जोड़ता हूं और सेम इसी वैल्यू को इस वैल्यू के साथ जोड़ता हूं, कोण DEF, इसको जोड़ता हूं मैं कोण XYZ से, ठीक है। तो जो वैल्यू हम जोड़ने के बाद प्राप्त करेंगे वो वैल्यू दोनों बराबर होंगी, ये अपग्रहित 2 में बोला है, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूं, अगर कोई वैल्यू त्रिभुज ABC की और त्रिभुज DEF की बराबर है और किसी समान वैल्यू यानी XYZ और XYZ में दोनों ही तरफ जोड़ रहा हूं, अगर इन समान वैल्यू को इन वैल्यूज में बराबर वैल्यूज को जोड़ दिया जाए तो दोनों ही जोड़ने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो दोनों ही बराबर होंगी, ठीक है। तो ये अपग्रहित 2 में बोला। अब अपग्रहित 3 की बात करते हैं, अपग्रहित 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो अपग्रहित 3 अपग्रहित 3 जो नियम है, इस नियम से यूक्लिड ने बोला कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटा दिया जाए, यदि बराबरों से घटा दिया जाए, कहने का मतलब जैसे मान लो अगर कोई वैल्यू है 4x और इसके बराबर 5y है, ठीक है, 4x और अगर 5y है और दोनों ही इक्वल है और इन इक्वल्स वैल्यू में से अगर मैं कोई बराबर मान के, ठीक है, एक वैल्यू ऐसी लेंगे जो दोनों तरफ इक्वल होगी, ठीक है, तो उनसे मैं अगर घटा दूं तो भी वैल्यू बराबर ही आएगी,
ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर कोई दो वैल्यू दी है हमें जो दोनों ही बराबर है, मान लो 4x 5y के बराबर है, ठीक है, हो सकता है x बराबर 5 हो, यहाँ y बराबर 4, तो लगभग दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसी वैल्यूज जो दोनों बराबर हैं और मैं उनमें से कोई वैल्यू ऐसी जो दोनों तरफ सेम हो, बराबर वैल्यू को घटा दूं, तो दोनों ही वैल्यू बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये अपग्रहित 3 में उन्होंने बोला। अपग्रहित 4 के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो 1 2 3 तीन अपग्रहित हो गए हमारे। अपग्रहित के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है, कि अपग्रहित कहा होता है कि अगर किसी तथ्य के बारे में हम बिना प्रमाण जाने ही हम अगर सत्य ठहरा दें तो वो अपग्रहित हो जाते हैं। अपग्रहित 4 की बात करें तो अपग्रहित 4 इस नियम पे लागू है कि वे वस्तुएं जो कि परस्पर संपाती हो, ठीक है, परस्पर संपाती हो तो वो एक दूसरे के बराबर होती है। अगर वे वस्तुएं जो कि एक दूसरे के संपाती हो तो वो एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एक AB रेखा है, AB रेखा PQ के साथ इस प्रकार संपाती है, PQ के साथ इस प्रकार संपाती है कि बिंदु A P पर, बिंदु A P पर और P पर तथा बिंदु B Q के साथ ऊपर है, ठीक है, Q के साथ ऊपर है। तो A और B बराबर PQ होगा, AB क्या होगा, PQ होगा। और यदि दो वस्तुएं समरूप हैं तब वो एक दूसरे के बराबर होंगी। ये अपग्रहित 4 में हमें बताया, ठीक है। अपग्रहित 5 के बारे में स्टार्ट करते हैं। अपग्रहित 5 और एक्सियोम्स 5 की बात करें तो इन्होंने कहा कि संपूर्ण भाग होता है, जो संपूर्ण भाग होता है वह अपने भाग से बड़ा होता है। संपूर्ण भाग जो होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है, अपने भाग से बड़ा होता है। ये अपग्रहित 5 में बोला। और अपग्रहित 6 में किया कि अगर मैं अपग्रहित 6 बोल देता हूं उसको, ठीक है। अपग्रहित 6 में बोला कि अगर कोई दो वैल्यू है, अगर कोई दो वैल्यू है, ठीक है, या एक ही वस्तु, मान लो कि अगर कोई एक ही वस्तु है उसके दोगुने कर दिए जाए, उसके क्या कर दिए जाए, दोगुने कर दिए जाए तो वो परस्पर बराबर हो जाएंगे। तो वो परस्पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे जैसे मान लो y इक्वल टू मैं इसको दोगुना कर देता हूँ, मैं इसको दोगुना कर देता हूँ और z को भी दोगुना कर देता हूँ, ठीक है। दो वैल्यू, उन दोनों को मैंने दोगुना कर दिया तो ये परस्पर कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, परस्पर बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मान के चलो कोई वैल्यू y इक्वल टू 2x है, z इक्वल टू 2x है, तो जो y और z वैल्यू है, y और z वैल्यू है, ये बराबर हो जाएंगे। ये अपग्रहित 6 में उन्होंने बोला कि अगर दो वैल्यू बराबर हैं तो ये जो वैल्यू है y और z ये भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अपग्रहित 7 की बात करें अपग्रहित 7 की बात करें तो जो समान वस्तुओं में समान वस्तुओं के आधे, समान वस्तु, कोई वस्तु समान है, कोई वैल्यू समान है, कैसी है, समान है, बराबर है, तो उसके आधे एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है, उसके आधे एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो चलो कैसे, मान लो y इक्वल टू एक्स वाई जेड, y इक्वल टू एक्स वाई जेड है और z इक्वल टू एक्स वाई जेड है, ठीक है। अगर समान वस्तु, वस्तु कैसी है, समान है, y बराबर z,
जैसे कि हमने अपग्रहित 6 में बोला, तो अपग्रहित 6 में मैंने बोला कि अगर उनका दोगुना करते हैं तो हम दोगुना बराबर हो जाएगा, ठीक है, दोगुना अगर हम करते हैं तो दोगुना बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर समान वस्तु है, समान वस्तुओं के आधे, समान, ये y बराबर z था, इनका अगर हम आधा कर दें तो भी वो एक दूसरे के बराबर माने जाएंगे, तो यानी y बराबर भी z फिर से हो जाएगा, ठीक है, y बराबर z फिर से हो जाएगा। अब हम अवधारणा की बात करते हैं, अब हम करते हैं अवधारणा की बात, तो यही हो। तो अब हम अवधारणा के बारे में बात करते हैं। अवधारणा नंबर 1, तो अवधारणा नंबर 1 जिसको आप बोलेंगे पोस्टुलेटिव, ठीक है, पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स बोलते हैं इसको। बोलते पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो अवधारणा 1 ये कहती है कि मान लो अगर कोई दो बिंदु है, जिससे मैंने एक रेखा खींच ली, ठीक है, किन्हीं दो बिंदु से, कहीं दो बिंदु को मिलकर एक रेखा बनी, ठीक है, कहीं दो बिंदु को लेकर एक रेखा बनी, ठीक है। इसका मतलब कि एक रेखा तो बन गई, दो बिंदुओं को लेकर एक रेखा तो बन गई, परंतु इससे ये नहीं कहा जाएगा, इससे ये नहीं कहा जाएगा कि ऐसी एक से अधिक रेखाएं खींची नहीं जा सकती, ठीक है। एक से अधिक रेखाएं हो सकती हैं, जैसे मान के चलो ये दो बिंदु मैं मान लेता हूँ जिससे एक रेखा बनी होगी, ठीक है। ऐसा यूक्लिड ने बोला कि मान लो ये दो बिंदु है जिससे रेखा बनी होगी, वो कैसे बनी होगी, मान लो अगर कोई बिंदु P से रेखाएं होकर जाती हैं, रेखाओं की संख्या, ठीक है, ये बिंदु P से कुछ रेखाएं होकर जाती हैं, फिर एक रेखा ऐसी भी गई होगी, बिंदु P से होकर ऐसी भी रेखा गई होगी, बिंदु Q से भी जाती हैं, ठीक है। तो जब ये रेखाएं गुजरी तो अलग अलग दिशा में गुजरी, फिर एक रेखा ऐसी गई, दो बिंदु मैंने मान लिया, एक बिंदु P था, एक Q था, ठीक है, एक रेखा ऐसी भी गुजरी, तो जब ये रेखा इस तरफ से होकर जाएगी तो बिंदु P और बिंदु Q को मिलाएगी, ठीक है, बिंदु P और बिंदु Q को वो मिलाएगी। तो इस प्रकार एक रेखा जो हमें मिली है वो हमारी P और Q बनाती है, P Q रेखा बनती है, ठीक है। बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं और बहुत सारी रेखाओं में एक रेखा ऐसी भी थी जो दोनों बिंदु को मिलाती हुई जाती है, तो दोनों पी क्यू बिंदु हैं और पी क्यू बिंदु से एक रेखा मिला के जा रही है, ऐसा अवधारणा 1 में बोला गया। अब अवधारणा की 2 की बात करें, अवधारणा 2 की बात करें, तो अवधारणा 2 के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम कोई एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, एक रेखा मैंने पी क्यू की अगर खींच ली है, तो अवधारणा में 2 में बोला गया है कि अगर कोई एक रेखा पी क्यू खींच ली है तो उस शांत रेखा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, उस शांत रेखा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और बढ़ा के उसको एक और रेखा, बड़ी बड़ी रेखा जिसको हम बोलेंगे, वो बनाया जा सकता है, ठीक है। एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यूक्लिड की शांत रेखा एक कहलाती है रेखाखंड, ठीक है। यूक्लिड ने जो शांत रेखा बोला, जो शांत रेखा बोला उसको हम रेखाखंड बोलते हैं, रेखाखंड, ठीक है। और रेखाखंड में होते हैं दो बिंदु, जहां पर दो बिंदु आपस में मिलते हैं उसको हम रेखाखंड बोलते हैं, वो रेखा नहीं होती उसको हम बोलते हैं रेखाखंड। अगर किसी रेखा में दो बिंदु हैं जो आपस में मिल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे रेखाखंड, ठीक है। और अपग्रहित 3 में, अपग्रहित 3 में, अपग्रहित 3 में यूक्लिड ने बोला कि अगर मैं किसी भी, कोई केंद्र है और उसकी त्रिज्या है, अगर कोई केंद्र है, मान के चलो ये केंद्र है, ठीक है, ओ मान लो, और अगर इसकी कोई त्रिज्या है यहाँ तक r, तो इस त्रिज्या को लेके मैं एक वृत्त बना सकता हूँ, ठीक है। ये अपग्रहित, ये अवधारणा 3 में बोला गया, 3 में बोला गया कि अगर किसी केंद्र और किसी त्रिज्या से
एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर कोई केंद्र है और उसकी त्रिज्या पता है तो हम उसकी सहायता से एक वृत्त को खींच सकते हैं। ठीक है। अब धारणा 4 के बारे में बताया गया कि जो समकोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। सभी समकोण, चाहे आप कितने भी समकोण बना लो, ठीक है, आप कितने भी समकोण बना लो, वो सभी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मैंने एक समकोण बना लिया 90 डिग्री का, जिसे मैं ABC बोलूंगा, ठीक है। दूसरा भी समकोण PQR बना लेता हूँ, PQR, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी बराबर होगा। ठीक है। तीसरा अगर मैं समकोण बनाऊं कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे नहीं, ठीक है। अगर मैं कोई एक समकोण ऐसे बना देता हूँ 90 डिग्री, ठीक है, समकोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री लिख भी देता हूँ, तो ये XYZ, कहने का मतलब ये तीनों समकोण बराबर होंगे, ये तीनों समकोण आपस में बराबर होंगे। ये अवधारणा 4 में बोला गया। अवधारणा 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 में बोला गया कि अगर किन्हीं दो रेखाओं से एक रेखा होकर जाती है, ठीक है, अगर किन्हीं कोई देर दो रेखाएं हैं और ये ऐसी जा रही हैं, ठीक है, उस पे एक रेखा ऐसे उसको प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो इनमें जो अंतःकोण बनेगा, जो अंतःकोण बनेगा वो जो अंतःकोण बनेगा वो उनका योग मिलकर जो समकोण बनाएगा, ठीक है, उनका योग मिलकर जो दो समकोण से कम हो। कहने का मतलब अगर यहाँ पे कोई कोण है, ठीक है, कितना भी डिग्री हो, कुछ भी हो, अगर मैं दो समकोण का मतलब हुआ कि अगर मैं समकोण जोड़ता हूँ तो वो हो जाएगा, दो समकोणों को जोड़ूंगा तो वो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब भी ये जो कोण बनेगा दोनों रेखाओं का, तो एक पॉइंट पे आके वो दोनों समकोणों पे जितना योग होगा उससे कम होता चलेगा, और जिस जगह पे कम हो जाएगा वहां पे ये रेखाएं मिल जाएंगी, वहां पे ये रेखाएं मिल जाएंगी। ठीक है, ये अवधारणा 5 में बोला गया। ठीक है, अवधारणा 5 में बोला गया। तो सबसे पहले पहला पॉइंट जो है वो मैंने आपको रेखाखंड बता रखा है। ठीक है, तो रेखाखंड को कैसे बताएंगे, मान के चलो ये रेखा है, ठीक है, जिसके दो अंतःबिंदु हो, ठीक है, ये और भी, कहने का मतलब रेखा का वह पार्ट, रेखा का वह भाग जिसमें दो अंतःबिंदु हो, ठीक है, वो रेखाखंड कहलाती है। और दूसरा होता है रेखाखंड के अंतःबिंदु, रेखाखंड के अंतःबिंदु, अगर किसी रेखा में ए और बी दो बिंदु हों और उसमें बिंदु एक पी भी है, ठीक है, अब पी न तो ए पर और न ही बी पर है, ठीक है, बिंदु पी कहीं है, ना ए पर है ना बी पर है, ना बिंदु कहाँ है, ए पर है ना बी पर है, तो ये क्या हो जाएगा, बिंदु पी जो है वो बिंदु ए व बिंदु पी बी से, बिंदु ए बिंदु पी से बी से बिल्कुल भिन्न है, यानी ए बी में स्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेखाखंड का अंतःबिंदु, ये क्या हो जाएगा, रेखाखंड का अंतःबिंदु हो जाएगा। अगर मैं तीसरे पार्ट की बात करूं, तीसरा है किरण। ठीक है, तो किरण हम किसको बोलेंगे, जिसका एक ही अंतःबिंदु होता है, जिसका एक ही अंतःबिंदु होता है उसको हम किरण बोलते हैं। ठीक है, रेखा का वह भाग जिसका सिर्फ एक ही अंतःबिंदु हो उसको हम किरण बोलेंगे, वो किरण कहलाएगी, किरण ए, और इसको हम बी बोल देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, इसको मैंने बोला है कि ये किरण ए बी है। ठीक है, विपरीत किरणें कैसी होती हैं, मान के चलो ये किरण है जैसे, ठीक है, और ये किरण है सी बी और यहाँ पर एक पॉइंट है ए। ठीक है, जैसा कि हमें पता है, ठीक है, जैसा कि हमें क्या पता है कि किरण अगर होगी तो एक ही अंतःबिंदु होगा। अब यहाँ पर विपरीत किरणें हैं, विपरीत किरणें कहने का मतलब यहाँ पे किरणें तो दो है, ठीक है, और इनका बिंदु एक ही है, ये अंतःबिंदु जिसे हम बोल रहे हैं, और दोनों ही किरणों के लिए वो बिंदु उभयनिष्ठ है, और जब दोनों ही किरणों के लिए वो बिंदु उभयनिष्ठ है
और बिंदु वो मिडिल में है और दोनों किरणें हैं, तो वो किरणें कैसी होंगी? विपरीत किरणें होंगी। वो कैसी होंगी? विपरीत किरणें होंगी। ठीक है। पांचवा मैं आपको बताता हूँ संरेख बिंदु। लास्ट पॉइंट जो है आपका वो है संरेख बिंदु। ठीक है, संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक है, कि ऐसा बिंदु, ठीक है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो। ठीक है, 3 बिंदु एक ही रेखा पर, तो ये मैंने कोई रेखा बना ली है। ठीक है, और इस पर मैं 3 बिंदु बना देता हूँ, ए, बी और एक तीसरा सी। अगर किसी रेखा पर, ठीक है, किसी रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो इन बिंदु को मैं क्या कहूंगा? संरेख बिंदु कहूंगा। इन बिंदु को मैं क्या कहूंगा? संरेख बिंदु। ठीक है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट करते रहें जिससे मुझे सारी चीजें पता लग जाए कि क्या मैं मिस कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, दोबारा बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें जब आप देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। ठीक है, क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है वो दबा दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सारे मैं टॉपिक्स 1 बाय 1 लेते आऊंगा। ठीक है, क्लास 9th के सारा मैं चैप्टर पहले पढ़ाऊंगा, मैथ का पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद क्लास बाय क्लास मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, धन्यवाद।